आज की तारीख है 26 दिसंबर 2025। चलिए आज एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि हमें और आपको मिलके यहीं अभी एक संगठन बनाना है। बिल्कुल शुरुआत से। अब सबसे पहला सवाल तो यही उठेगा कि हम बना क्या रहे हैं। ये संगठन या ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? क्या ये सिर्फ एक बिल्डिंग है, एक नाम है, या कुछ और? ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी भरकम लगता है, पर समाजशास्त्री अमिताई इत्जियोनी ने कहा था, हमारा समाज एक संगठनात्मक समाज है। हम सब इससे पूरी तरह घिरे हुए हैं। बिल्कुल। हम अस्पतालों में पैदा होते हैं, जो खुद एक संगठन है। स्कूलों में पढ़ते हैं, वो भी संगठन है। और फिर किसी कंपनी या सरकारी दफ्तर में काम करते हैं, वो भी संगठन है। ये हमारी जिंदगी का, कह सकते हैं कि एक अदृश्य ढांचा है। आज हमारे पास जो स्रोत है, उनके जरिए हम इसी ढांचे के ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि एक संगठन की नींव कैसे रखी जाती है, उसके अंदर की असली वायरिंग कैसे काम करती है, और दुनिया में मौजूद करोड़ों संगठनों को हम अलग अलग खांचों में कैसे रख सकते हैं। तो चलिए इस काल्पनिक संगठन को बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये सफर हमें कहाँ ले जाता है। तो पहला कदम, परिभाषा। जब हम कहते हैं संगठन, तो हम असल में कह क्या रहे हैं? अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग तरह से समझाया है, लेकिन चेस्टर बर्नार्ड ने एक बड़ी सीधी सी बात कही थी। उन्होंने कहा कि जब दो से ज्यादा लोग एक साथ एक ही मकसद के लिए सोच समझकर काम करते हैं, बस वही एक संगठन है। इसमें 3 चीजें जरूरी हैं: लोग, एक साझा लक्ष्य और तालमेल। मतलब ये एक रेसिपी की तरह है। आपको सामग्री चाहिए, यानी लोग, एक डिश बनाने का इरादा चाहिए, यानी लक्ष्य, और एक विधि चाहिए कि कौन क्या करेगा, मतलब तालमेल। तो ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक सिस्टम है, एक व्यवस्था है। एकदम सही। हर्बर्ट साइमन ने भी कुछ ऐसा ही कहा था। उन्होंने इसे सहयोग की एक नियोजित प्रणाली कहा, जहां हर किसी की भूमिका तय होती है। तो हमारे काल्पनिक संगठन का पहला ब्लूप्रिंट तैयार है। कुछ लोग हैं, उनका एक मकसद है, और उन्होंने काम बांट लिया है। ठीक है, तो हमने कागज पर एक ढांचा बना लिया, एक ऑर्गेनाइजेशन चार्ट बना दिया कि कौन बॉस है, कौन जूनियर। लेकिन असल जिंदगी में तो चीजें इतनी साफ सुथरी नहीं होती। लोग तो लोग हैं, वो सिर्फ नियमों से नहीं चलते। ऑफिस पॉलिटिक्स, गॉसिप, दोस्ती दुश्मनी, ये सब कहाँ से आता है? ये तो किसी चार्ट में नहीं लिखा होता। और यहीं पर हम संगठन की सबसे दिलचस्प परत पर पहुंचते हैं। यहीं पर औपचारिक फॉर्मल और अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल संगठन का फर्क समझना जरूरी हो जाता है। वो जो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है ना, वो औपचारिक संगठन है। इसे मैनेजमेंट जानबूझकर डिजाइन करता है। इसमें नियम होते हैं, पद होते हैं, अधिकार की एक सीढ़ी होती है। ये संगठन का कंकाल है एक तरह से। और ये अनौपचारिक संगठन क्या है फिर? अनौपचारिक संगठन इस कंकाल के ऊपर की नसें और मांसपेशियां हैं। ये लोगों के आपसी रिश्तों से अपने आप बनता है। ये दोस्ती पर, पसंद नापसंद पर, या एक जैसे शौक पर आधारित होता है। इसके अपने अलिखित नियम होते हैं, अपने अनौपचारिक लीडर होते हैं, और अपना एक अलग ही कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, जिसे हम ग्रेपवाइन कहते हैं। अरे हाँ, ग्रेपवाइन। मुझे याद है, मेरे पुराने ऑफिस में लंच वाला ग्रुप सबसे ज्यादा ताकतवर था। मैनेजमेंट में क्या बड़ा फैसला होने वाला है, इसकी खबर उन्हें ऑफिशियल ईमेल आने से एक दिन पहले ही लग जाती थी। ये तो अनौपचारिक संगठन का बेहतरीन उदाहरण है। हाँ। बिल्कुल। और चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। औपचारिक संगठन लोगों को एक साथ लाता है, जिससे अनौपचारिक रिश्ते बनते हैं, और यही अनौपचारिक संगठन औपचारिक काम को आसान बनाता है। हर बात के लिए ईमेल नहीं करना पड़ता, एक फोन कॉल पर काम हो जाता है। ये लोगों को अकेला महसूस करने से बचाता है, और कभी-कभी मैनेजमेंट के गलत फैसलों के खिलाफ एक सुरक्षा कवच का काम भी करता है। लेकिन ये तो दोधारी तलवार भी हो सकती है ना? अगर यही अनौपचारिक ग्रुप किसी अच्छे बदलाव के खिलाफ हो जाए तो मैनेजमेंट की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। निश्चित रूप से। हाँ। ये अनौपचारिक संगठन किसी भी औपचारिक संगठन की सबसे बड़ी ताकत भी हो सकता है, और सबसे बड़ी कमजोरी भी। इसे समझना किसी भी लीडर के लिए सबसे जरूरी है। आप इसे खत्म नहीं कर सकते, आपको इसके साथ मिलकर ही काम करना होता है। ये औपचारिक और अनौपचारिक का खेल तो बड़ा नाजुक और जटिल लगता है। ऐसा लगता है कि शुरुआती दौर के मैनेजर हमेशा इस अनौपचारिक दुनिया को काबू में करने की कोशिश करते होंगे। क्या कभी किसी ने इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए कोई रूल बुक लिखने की कोशिश की? कुछ ऐसे सिद्धांत जो हर संगठन पर लागू हों? हाँ, बिल्कुल की।
20वीं सदी की शुरुआत में हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक और उर्विक जैसे कई विचारकों ने यही करने की कोशिश की। वो संगठन को एक मशीन की तरह देखते थे और चाहते थे कि इसके लिए कुछ वैज्ञानिक सिद्धांत बनाए जाएं ताकि ये मशीन बिना किसी गड़बड़ी के मतलब पूरी क्षमता से काम करे। और क्या थे वो सिद्धांत? कुछ उदाहरण। हेनरी फ्योल का एक बहुत मशहूर सिद्धांत है यूनिटी ऑफ कमांड। इसका सीधा सा मतलब है कि एक कर्मचारी को सिर्फ एक ही बॉस से आदेश मिलना चाहिए। अगर दो बॉस एक ही आदमी को अलग अलग काम देंगे तो वो भ्रमित हो जाएगा और काम बिगड़ जाएगा। सुनने में तो ये बहुत तार्किक लगता है, लेकिन क्या ये आज की दुनिया में काम करता है? मैंने तो अक्सर देखा है कि आज की कंपनियों में, खासकर आईटी सेक्टर में, लोगों को कई अलग अलग मैनेजर से काम लेना पड़ता है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, एक डिपार्टमेंट हेड होता है। वहां तो ये सिद्धांत पूरी तरह टूट जाता है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। आज की मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन या अजाइल टीमों में फेयोल का ये सिद्धांत लगभग अप्रासंगिक हो गया है। लेकिन ये हमें बताता है कि उस दौर की सोच कितनी सीधी और क्रमबद्ध थी। उनका एक और सिद्धांत था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी एक जैसे काम करने वाले ग्रुप का एक ही हेड और एक ही प्लान होना चाहिए ताकि सब एक ही दिशा में आगे बढ़ें। ठीक है, ये कुछ हद तक समझ में आता है। और ये स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या चीज है? ये शब्द मैंने कई बार सुना। ये गुलिक और उर्विक का दिया हुआ एक अहम सिद्धांत है। इसका मतलब है कि एक मैनेजर सीधे तौर पर कितने लोगों के काम को प्रभावी ढंग से देख सकता है। उनका मानना था कि ये संख्या छोटी होनी चाहिए, शायद 5 या 6। अगर एक मैनेजर के नीचे 20 लोग सीधे रिपोर्ट करेंगे तो वो किसी पर भी ठीक से ध्यान नहीं दे पाएगा। तो अगर किसी कंपनी में मैनेजर के नीचे बहुत ज्यादा लोग हैं तो इसका मतलब है कि वहां काम ठीक से नहीं चल रहा? जरूरी नहीं, यह संगठन की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर काम बहुत रचनात्मक और स्वतंत्र है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल बड़ा हो सकता है। इसे फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लेकिन अगर काम बहुत नियमबद्ध है, जैसे सेना में, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल छोटा होता है, जिससे एक टॉल या ऊंचा पिरामिड जैसा ढांचा बनता है। लेकिन ये सब सुनने में ऐसा लगता है जैसे हम किसी फैक्ट्री की मशीन को ठीक करने के नियम बना रहे हैं, इंसानों की नहीं। क्या लोगों की अपनी भावनाएं, उनके आपसे रिश्ते, वो कोई मायने नहीं रखते? और यही इन शुरुआती सिद्धांतों की सबसे बड़ी आलोचना थी। आलोचकों ने कहा कि ये सिद्धांत संगठन के इंसानी पहलू को पूरी तरह से नजरअंदाज करते हैं। ये लोगों को मशीन का एक पुर्जा मानकर चलते हैं जिसे बदला जा सकता है। प्रबंधकों ने जल्द ही पाया कि आप दुनिया का सबसे बेहतरीन चार्ट बना सकते हैं, लेकिन अगर लोग खुश नहीं हैं या टीम में तनाव है तो कोई भी नियम काम नहीं करेगा। तो फिर क्या हुआ? यहीं से मानव संबंध मतलब ह्यूमन रिलेशंस विचारधारा की शुरुआत हुई। हॉथॉर्न स्टडीज जैसे प्रसिद्ध प्रयोग हुए जिन्होंने ये साबित किया कि काम करने की भौतिक परिस्थितियों से ज्यादा जरूरी कर्मचारियों का मनोबल और उनके आपसी रिश्ते होते हैं। उन्होंने पाया कि संगठन का अनौपचारिक और भावनात्मक पक्ष शायद औपचारिक पक्ष से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। वाह! तो मतलब हम घूम फिरकर फिर से उसी औपचारिक अनौपचारिक की बहस पर आ गए। चलिए, अब हमारा काल्पनिक संगठन बन गया है, उसका एक औपचारिक ढांचा है, उसके अंदर एक अनौपचारिक दुनिया सांस ले रही है और हमने उसे चलाने के लिए कुछ पुराने नियमों को भी देख लिया है। पर अब सवाल यह है कि हमारा संगठन है किस किस्म का? एक अस्पताल, एक राजनीतिक पार्टी, गूगल और एक सरकारी विभाग, ये सब संगठन तो हैं, पर एक जैसे बिल्कुल नहीं है। इन्हें समझने के लिए क्या हम इन्हें अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं? बिल्कुल, और ये वर्गीकरण हमें ये समझने में मदद करता है कि अलग अलग संगठन अलग अलग तरह से क्यों काम करते हैं। कई विद्वानों ने इसके लिए अलग अलग आधार दिए हैं। ब्लाउ और स्कॉट का वर्गीकरण बहुत दिलचस्प है। वो पूछते हैं कि संगठन से मुख्य रूप से फायदा किसे होता है, मतलब कोई बोनो। अच्छा, फायदा किसे होता है? ये कैसे काम करता है? उन्होंने 4 तरह के संगठन बताए। पहले है म्यूचुअल बेनिफिट एसोसिएशन, जहां मुख्य लाभार्थी सदस्य खुद होते हैं, जैसे कोई क्लब, कोई ट्रेड यूनियन या कोई राजनीतिक दल। लोग जुड़ते हैं क्योंकि उन्हें सीधा फायदा होता है। दूसरे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जहां मुख्य लाभार्थी संगठन के मालिक होते हैं। इनका सीधा मकसद मुनाफा कमाना है। और बाकी 2? तीसरे हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, जहां फायदा ग्राहकों को होता है, क्लाइंट्स को, जैसे अस्पताल मरीजों के लिए है, स्कूल छात्रों के लिए है। उनका प्राथमिक लक्ष्य सेवा देना है, मुनाफा कमाना नहीं। और चौथे हैं कॉमनवेल्थ ऑर्गेनाइजेशन,
यहाँ मुख्य लाभार्थी आम जनता होती है, जैसे पुलिस, सेना, डाक विभाग। ये पूरे समाज के भले के लिए काम करते हैं। ये तो चीज़ों को देखने का एक बहुत साफ सुथरा तरीका। इससे समझ आता है कि एक सरकारी विभाग की प्राथमिकताएं एक प्राइवेट कंपनी से अलग क्यों होती हैं। क्या कोई और भी आधार है? हाँ, लूथर गिलिक का 4 Ps का आधार भी बहुत प्रसिद्ध है, खासकर सरकारी ढांचों को समझने के लिए। ये 4 P हैं: पर्पस, प्रोसेस, पर्सन्स और प्लेस। इन्हें थोड़ा हमारे काल्पनिक संगठन के उदाहरण से समझाइए। जरूर। मान लीजिए हमें एक बड़ा मंत्रालय बना रहे हैं। पहला आधार है पर्पस, यानी उद्देश्य। तो हमने शिक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय बना दिए। ये काम के आधार पर बटे हैं। दूसरा है प्रोसेस, यानी प्रक्रिया। अब हर मंत्रालय के अंदर एक कानून विभाग होगा, एक अकाउंट्स विभाग होगा। ये एक खास कौशल या प्रक्रिया के आधार पर बने हैं। और पर्सन्स और प्लेस। तीसरा P है पर्सन्स, यानी किन लोगों के लिए काम हो रहा है, जैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या जनजातीय कल्याण विभाग। इनका फोकस एक खास वर्ग के लोग हैं। और चौथा P है प्लेस, यानी जगह। जैसे भारतीय रेलवे के अलग अलग जोन हैं, उत्तर रेलवे, पश्चिमी रेलवे। ये भौगोलिक आधार पर बने हैं। कोई भी बड़ा संगठन इन चारों आधारों का मतलब एक मिश्रण इस्तेमाल करता है। इसे आज की दुनिया से जोड़ें तो क्या हम कह सकते हैं कि स्विगी या जोमैटो जैसी कंपनियां प्लेस मतलब शहरों और पर्सन्स यानी रेस्टोरेंट पार्टनर और ग्राहक के आधार पर बहुत ज्यादा संगठित हैं? सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी शायद प्रोसेस, जैसे डिजाइन टीम, कोडिंग टीम, टेस्टिंग टीम, उसके आधार पर ज्यादा संगठित होगी। एक और बड़ा नाम जो हमेशा संगठनों के साथ जुड़ता है वो है मैक्स वेबर। क्या उनका भी कोई वर्गीकरण था? मैक्स वेबर का वर्गीकरण इस बात पर आधारित था कि संगठन में अधिकार या सत्ता मतलब अथॉरिटी कहाँ से आती है। उन्होंने 3 तरह के अधिकार बताए। पहला, करिश्माई या कैरिस्मैटिक अधिकार, जो किसी लीडर के चमत्कारी व्यक्तित्व से आता है, जैसे स्टीव जॉब्स या कोई लोकप्रिय राजनीतिक नेता। लोग नियम की वजह से नहीं, उस इंसान की वजह से उनकी बात मानते हैं। और दूसरा है पारंपरिक मतलब ट्रेडिशनल अधिकार, जो परंपरा या विरासत से मिलता है, जैसे राजशाही में राजा का बेटा राजा बनता है या किसी पुराने पारिवारिक व्यापार में अगली पीढ़ी को सत्ता मिलती है। ये हमेशा से ऐसा ही होता आया है, पर आधारित है। और तीसरा, जो शायद आज सबसे ज्यादा प्रासंगिक है? बिल्कुल, तीसरा और सबसे आधुनिक है कानूनी तर्कसंगत, लीगल रैशनल। ये नियमों और कानूनों पर आधारित होता है। यहाँ सत्ता व्यक्ति के पास नहीं, बल्कि उसके पद, उसके ऑफिस के पास होती है। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर जो भी बैठेगा उसे वो अधिकार मिलेंगे। और इसी कानूनी तर्कसंगत अधिकार से नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी का जन्म होता है, जो आज के लगभग सभी बड़े सरकारी और निजी संगठनों का आधार है। यहाँ हर चीज लिखित नियमों के हिसाब से चलती है। तो आज हमने स्क्रैच से एक संगठन बनाने की कोशिश की और इस सफर में हमने उसके पूरे ब्लूप्रिंट को समझ लिया। हमने देखा कि संगठन सिर्फ ढांचे नहीं, बल्कि साझा लक्ष्यों के लिए काम कर रहे लोगों की एक जीती जागती व्यवस्था है। हमने औपचारिक चार्ट और अनौपचारिक रिश्तों के बीच के जरूरी डांस को समझा और उन सिद्धांतों को भी देखा जिन पर एक संगठन को खड़ा करने की कोशिश की गई। और अंत में हमने ये भी देखा कि दुनिया के हर संगठन को उसके फायदे, काम और सत्ता के स्रोत के आधार पर अलग-अलग खांचों में रखा जा सकता है। ये वर्गीकरण सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये हमें ये समझने में मदद करता है कि एक स्टार्टअप इतनी तेजी से फैसले कैसे ले पाता है, जबकि एक सरकारी विभाग में फाइलें धीरे-धीरे क्यों चलती हैं। जवाब उनकी बनावट और उनके मूल मकसद में छिपा है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा है, जो मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। हम सब किसी न किसी संगठन का हिस्सा हैं। हमारा दफ्तर, हमारा कॉलेज, यहाँ तक कि हमारा परिवार भी एक तरह का संगठन है। अपने आसपास किसी एक संगठन के बारे में सोचिए। क्या ऐसा लगता है कि उसे दक्षता यानी एफिशिएंसी, काम तेजी से और सही ढंग से करना, प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेटिवनेस, सबकी बात सुनी जाना और समानता यानी इक्विटी, सबके साथ निष्पक्ष व्यवहार, इन तीनों लक्ष्यों को एक साथ बेहतर ढंग से साधने के लिए किसी और तरह से भी डिजाइन किया जा सकता था? अगर उसे बदलने का मौका मिले तो उसका ब्लूप्रिंट कैसा बनाया जा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिए।